Hello friends. In this video we are discussing about the basic things about economics. अर्थशास्त्र को बॉटम से समझने का प्रयास करेंगे हम इस वीडियो के अंदर कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र किस तरीके से काम करता है, अर्थशास्त्र को पढ़ने के बाद हम किस तरीके की नीतियां या किस तरीके का ज्ञान हमें मिलता है जिसका हम यूज डिफरेंट एरियाज के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र बेसिक वे में जब हम अर्थशास्त्र को डिफाइन करते हैं तो हर एक इकोनॉमिस्ट यानी कि अर्थशास्त्री अपने अपने आधार पर अर्थशास्त्र को परिभाषित करता है, लेकिन जब हम उसका कंक्लूजन निकालते हैं, सामान्य अर्थ में जब हम अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हैं तो अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना, अर्थ धन शास्त्र। ठीक है, अर्थ से तात्पर्य धन या मुद्रा से होता है, यानी कि जब भी हम पैसों की बात करते हैं, जब भी हम मुद्रा की बात करते हैं तो वो अर्थ के अंदर आता है। ठीक है, तथा शास्त्र के अंदर शास्त्र से तात्पर्य ज्ञान की विशिष्ट शाखा से लिया जाता है। अब ये ज्ञान की विशिष्ट शाखा क्या होती है? हमारे पास अलग अलग तरीके के शास्त्र होते हैं, जैसे लेखा शास्त्र, तो लेखा शास्त्र में लेखे का अध्ययन होता है। प्राणी शास्त्र आपने सुना होगा, प्राणी शास्त्र में प्राणियों का अध्ययन होता है, लिविंग बींग्स का। सेम उसी तरीके से अर्थशास्त्र में धन का अध्ययन किया जाता है, अर्थात धन से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हमारे आसपास संचालित हो रही है, पूरे भारत में संचालित हो रही है, पूरे विश्व में संचालित हो रही है, तो उन सारी गतिविधियों का अध्ययन हम अर्थशास्त्र के अंदर करते हैं। ठीक है, अर्थात अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जो धन व मुद्रा से संबंधित आर्थिक क्रियाओं व आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र के जब हम जनक की बात करते हैं कि सबसे पहले अर्थशास्त्र को इंट्रोड्यूस किसने किया विश्व के सामने, तो सबसे मेन नाम आता है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, और उनकी एक बहुत ही पॉपुलर बुक है जो 1776 के अंदर प्रकाशित हुई थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। 1776 के अंदर ये बुक प्रकाशित हुई थी। कई बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है आरपीएससी बोर्ड के अंदर। जब हम भारतीय अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो भारत के जो मुख्य अर्थशास्त्री, जो प्रमुख अर्थशास्त्री थे, वो थे चाणक्य, जिनको हम कौटिल्य भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे अर्थशास्त्र की दो शाखाओं की, या आप इनको अर्थशास्त्र के दो प्रकार भी कह सकते हैं। जिस तरीके से हमारी लाइफ के अंदर कई सारे चैलेंजेस आते हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम उनका मेजरमेंट करते हैं कि यार बहुत छोटा चैलेंज है या बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, या कोई भी लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम आई है, कोई समस्या आई है, तो हम बोलते हैं बहुत छोटी सी समस्या मतलब सॉल्व हो जाएगी जल्दी से। उसी तरीके से अर्थशास्त्र के अंदर भी जो गतिविधियां हैं, जो आर्थिक गतिविधियां, उनका भी एक पर्टिकुलर एरिया कि वो जो समस्या है या वो जो गतिविधि है वो छोटे स्तर की है या बड़े स्तर की है। यदि वो समस्या या वो गतिविधि छोटे स्तर की है तो उसको हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर अध्ययन करते हैं, परंतु यदि वह समस्या या वह गतिविधि या वह जो मुद्दा है वो अगर बड़े स्तर का है, विशाल स्तर का है, तो उसे हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर अध्ययन करते हैं। ठीक है, सो जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसको अंग्रेजी में माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। व्यष्टि जो शब्द है उसको माइक्रो कहा जाता है। ये जो माइक्रो शब्द है ये ग्रीक भाषा के मिक्रो शब्द से लिया गया है। मतलब जो माइक्रो और मैक्रो शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा से हुई है, ग्रीक लैंग्वेज से हुई है। ठीक है, जो माइक्रो शब्द है वो ग्रीक भाषा के मिक्रो शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है छोटा, लघु या सूक्ष्म। ठीक है, तो जब हम आर्थिक गतिविधियों, आर्थिक क्रियाओं या आर्थिक मुद्दों का अध्ययन छोटे स्तर पर करते हैं, लघु स्तर पर करते हैं, तो उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। ठीक है, जैसे जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसमें हम किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं? एक फर्म, एक परिवार, एक उद्योग। ठीक है, मतलब सूक्ष्म स्तर का। परंतु जब हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो समष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। मैक्रो जो वर्ड है वो भी सेम ग्रीक भाषा के मैक्रो शब्द से लिया है, और उसका मतलब होता है बड़ा, विशाल या विस्तृत। यानी जब हम आर्थिक क्रियाओं, आर्थिक गतिविधियों, आर्थिक मुद्दों या आर्थिक समस्याओं का अध्ययन विशाल स्तर पर करते हैं, बड़े स्तर पर करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट टोटल अनएम्प्लॉयमेंट इन अ कंट्री, यानी कि एक पूरी देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, बेरोजगारी कितनी है। ठीक है, या जब हम राष्ट्रीय आय की बात करते हैं या जब हम बैंकिंग प्रणाली की बात करते हैं, ठीक है, तो ये सारे के सारे जो भी मुद्दे हैं इनको समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर अध्ययन किया जाता है। अब हम बात करेंगे दो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स की, दुर्लभता एवं चयन।
इनको समझने से पहले मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। एज्यूम करो, एक मान लो कि आप विश्व में सबसे धनी व्यक्ति हो, आप विश्व के सबसे रिचेस्ट पर्सन हो, तो क्या आप अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हो? सोच कर देखो। नहीं ना। क्यों? उसका एक सिंपल सा रीजन है, वो है दुर्लभता। यदि आप विश्व के सबसे धनी व्यक्ति भी हो तो भी आप अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। हमेशा ये होता है कि हमारी आवश्यकताओं की तुलना में हमारे पास जो संसाधन है, संसाधन में आप धन ले लो, आप अपनी जमीन ले लो, ठीक है, या कोई भी चीज ले लो, आप अपनी मशीनरी ले लो, कुछ भी, हमारी आवश्यकताओं की तुलना में हमेशा हमारे पास जो संसाधन है वो सीमित रहते हैं और हमारी आवश्यकताएं अनंत होती है, असीमित होती है। ठीक है। दुर्लभता को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दुर्लभता किसी वस्तु की कीमत को निर्धारित करती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे हीरा बहुत ज्यादा दुर्लभ है, हीरा डायमंड बहुत ज्यादा दुर्लभ है, इसलिए उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा है। लेकिन पानी जो जीवन के लिए इतना आवश्यक है, नितांत आवश्यक वस्तु है, परंतु फिर भी उसकी कीमत कम है। क्यों? क्योंकि हर जगह अवेलेबल मिल जाता है। तो जो चीज जितनी ज्यादा दुर्लभ है उतनी ही उसकी कीमत है, उतनी ही वो वैल्यूएबल है। लेकिन अगर मान लो किसी वस्तु की कीमत अगर शून्य है, जीरो है, तो क्या उसकी कोई मांग नहीं होगी? नहीं। यही चीज यहां पर समझने लायक है कि दुर्लभता का मतलब ये होता है, दुर्लभता से अभिप्राय उस स्थिति से होता है जिसमें शून्य कीमत होने पर भी किसी वस्तु की मांग उसकी पूर्ति से अधिक होती है। यानी शून्य कीमत होने पर भी वस्तु की जो मांग है वो उसकी पूर्ति से अधिक होगी। कैसे? जैसे अगर मान लो कि सरकारी अस्पतालों के अंदर अगर आपको दवाइयां फ्री में मिल रही हैं, जो कि मिलती हैं, तो क्या उसकी मांग कम है? हो ही नहीं सकता। हमेशा उसकी मांग ज्यादा रहती है और पूर्ति कम रहती है। दुर्लभता को और मैं अलग तरीके से अगर आपको समझाऊं तो जॉब्स की यानी कि रोजगार की मांग ज्यादा है लेकिन उसकी पूर्ति कम है। ठीक है। हमें अच्छी शिक्षा की मांग ज्यादा है लेकिन उसकी पूर्ति कम है। हमें अच्छे हेल्थ सेक्टर की रिक्वायरमेंट है, अच्छे स्वास्थ्य केंद्रों की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, लेकिन उसकी सप्लाई यानी पूर्ति उसकी कम है। यही जो स्थिति है यही कहलाती है दुर्लभता। और दुर्लभता किसी संसाधन की मुख्य विशेषता होती है। वापस मैं बता दूं, संसाधन जैसे हमारी जो पूंजी है, हमारी जो भूमि है, जो श्रमिक है, वो सारे संसाधन है। संसाधनों की दो मुख्य विशेषता यह होती है कि एक तो संसाधन दुर्लभ होते हैं, दुर्लभ यानी कि लिमिटेड है। ठीक है। आपको लग रहा होगा कि ऐसा थोड़ी होता है सर कि इतनी सारी जमीनें हैं, जमीनें बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप उसका कंपैरिजन अपनी आवश्यकताओं की तुलना में करोगे तो वो कुछ भी नहीं है, मतलब लिमिटेड है। तो दुर्लभता की जगह आप यह सीमित शब्द का भी प्रयोग कर सकते हो, यानी संसाधन सीमित है या संसाधन दुर्लभ है। और दूसरा है संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग। अब ये वैकल्पिक प्रयोग का मतलब होता है अल्टरनेटिव यूज। जैसा अगर मान लो मेरे पास ये 1 बीघा की जमीन है, तो जरूरी नहीं मैं इस पर्टिकुलर जो ये लैंड है इसका प्रयोग, इसका यूज मैं मेरे घर बनाने के लिए करूं। हो सकता है मुझे इस पर खेती करनी हो सकता है मुझे मेरा कोई प्लांट स्टैब्लिश करना हो सकता है मैं इसका यूज कहीं नहीं करूं, मैं पार्टी प्लॉट्स के लिए इसका यूज करूं। यानी जो ये मेरा संसाधन है, इस संसाधन का कोई एकल प्रयोग नहीं, इस संसाधन के वैकल्पिक प्रयोग है। और दूसरी चीज, ये जो मेरा संसाधन है ये दुर्लभ है, मेरी आवश्यकताओं की तुलना में ये दुर्लभ है, यानी मेरी सारी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकते। तो कभी भी आपका अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसाधनों को परिभाषित करें या संसाधन क्या है, तो संसाधनों से अभिप्राय उन चीजों से है जो दुर्लभ है, मतलब संसाधन जो होते हैं वो दुर्लभ होते हैं और संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, यानी अलग अलग अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं चयन की। हमेशा ध्यान रखना, दुर्लभता और चयन के कारण ही हम अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि अगर आप सोच कर देखो, अगर आपके पास कोई चीज दुर्लभ नहीं होती, पैसा दुर्लभ नहीं होता, जितना चाहे उतना अगर आपके मतलब आपकी जितनी नीड है, आपकी जितनी आवश्यकता है उतना ही आपके पास पैसा होता, तो आप अर्थशास्त्र को कभी पढ़ते ही ना, कोई कमाने जाता। हम ये चीजों का अध्ययन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी आवश्यकताएं अनंत है और उन अगर आवश्यकताओं को पूरा करना है तो हमें चाहिए संसाधन, और संसाधन क्या है? सीमित है, यानी कि दुर्लभ है, पहली चीज। और इस दुर्लभता के कारण ही दूसरी समस्या जो उत्पन्न होती है वो है चयन की। आपके पेरेंट्स जो जब पैसा कमा कर लाते हैं, जब उनके पास सैलरी आती है या अगर उनका बिजनेस है तो जब वो प्रॉफिट अर्न करके आते हैं घर पे, तो क्या वो अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर देते हैं? कई बार होता है ना, हम डिसीजन लेते हैं, अभी जैसे जो ये टाइम पीरियड चल रहा है, इतना मतलब महामारी का जो टाइम चल रहा है, उसके अंदर भी हमें सोचना पड़ता है कि हमारे पास जो पैसा वो लिमिटेड है, हमें इसको इस जगह खर्च करना है, इस जगह खर्च नहीं करना।
हाँ, शिक्षा जरूरी है, इधर खर्च करो। स्वास्थ्य हमारा जरूरी है, यहाँ पैसा खर्च करना है। लेकिन हमारे जो दूसरे सोर्स हैं, जैसे इंटरनेट एंटरटेनमेंट के जो सोर्स हैं, ठीक है, क्या अभी इसको पैसे को मूवी देखने पर खर्च नहीं करना। तो यहाँ हमें समस्या उत्पन्न होती है चयन की, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि मेरे पास 10,000 रुपए है, अब इस 10,000 रुपए को मैं कहाँ खर्च करूं? इस 10,000 रुपए, अब ये तो मेरे संसाधन है जो कि सीमित है, और मेरी आवश्यकता है, मुझे लाइट बिल पे करना है, मुझे घर का रेंट पे करना है, मुझे एजुकेशन पर पैसा खर्च करना है, मुझे हेल्थ पर पैसा खर्च करना है, मुझे एंटरटेनमेंट पर पैसा खर्च करना है, मेरी सेविंग्स करनी है, मेरी ईएमआई पे करनी है, ठीक है। तो हमारी जो आवश्यकता है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन उन आवश्यकताओं की तुलना में जब आप इसका 10,000 का कंपैरिजन करोगे ना, बहुत छोटा निकलेगा। यानी हमारे पास जो संसाधन है वो बहुत ही कम है, लिमिटेड है। तो हमें क्या करना है, इस सीमित संसाधनों का प्रयोग, इस सीमित संसाधन का प्रयोग हमारी असीमित आवश्यकताओं पर इस प्रकार से करना है, असीमित आवश्यकताओं पर इस प्रकार से करना है कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन यानी अधिकतम संतुष्टि मिल सके। और जहां हमें अधिकतम संतुष्टि मिलेगी हम वहां सेटिस्फाई हो जाएंगे। इसी को तो चयन बोलते हैं कि हमने इन्हीं चीजों का चयन करा, चॉइस करा, बाकी चीजों का परित्याग कर दिया कि यार बाद में हम इसका यूज करेंगे।